दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट लाइंस जो लिखी गई हैं किसके द्वारा दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। इम्पोर्टेंट लाइंस जो एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछ ली जाती हैं, मैं आपको ये लाइंस काफी डिटेल में दोस्तों बताऊंगा। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग लिटरेचर एंड ग्रामर के बैच जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट लिटरेचर नोट्स जो हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर दिए गए हैं। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। रेन एंड मार्टिन का दोस्तों बैच चला हुआ है, यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो इसे भी ले सकते हैं। ग्रामर के नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत है तो आप इंक्वायरी के लिए दोस्तों इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले है दोस्तों, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। दोस्तों ये लाइन जो है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली इसको पहचान लिया होगा। बहुत इजी है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आती है, ये बात भी आप जानते ही होंगे। देखिए हर एक चीज को मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आय यहां पर कौन है दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। ये आय जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है। वंडर क्या मतलब होता है दोस्तों, घूमना वो भी निरुद्देश्य है, जिस घूमने का कोई पर्पस ना हो उसको हम वंडर्ड बोलते हैं। लोनली का मतलब होता है दोस्तों अकेला, एज ए क्लाउड। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी तुलना क्लाउड्स से करते हुए कह रहे हैं कि मैं घूम रहा था अकेला निरुद्देश्य, किसकी तरह, क्लाउड्स की तरह, बादलों की तरह घूम रहा था। दैट फ्लोट्स, दैट यहां पर बादलों को लिए कहा है, जो फ्लोट्स बहते हैं, तैरते रहते हैं, कहां पर, ऑन हाई ऊंचाइयों पर। ओवर वेल्स का मतलब है जो घाटियां हैं उनके ऊपर बादल जो हैं तैरते रहते हैं। एंड हिल्स जो पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर जो बादल हैं निरुद्देश्य घूमते रहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी अपने आप की तुलना बादलों से करते हुए कहते हैं कि एक दिन मैं भी निरुद्देश्य बादलों की तरह अकेला घूम रहा था, जो बादल घाटियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइन ली गई है वो डैफोडिल से ली गई है। डैफोडिल्स एक पोयम है जिसका दोस्तों अनोदर टाइटल आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड भी है। ठीक है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। अब दूसरी चीज यहां पर दोस्तों, यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल भी किया गया है। देखिए ये वर्ड जो है एज, कंपैरिजन किया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना कंपैरिजन किसके साथ किया है, बादल के साथ किया है। और एज वर्ड यहां पर लगा हुआ है, तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। आई होप यहां तक चीजें दोस्तों क्लियर हैं। दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सोर्डेड बून, दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। देखिए दोस्तों यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। लोगों को ये लाइन जबान पर बिल्कुल रटी हुई रहती है, उन्हें पता होता है इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यही चीज मैं आपसे पूछूं कि पहली वाली लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, तो आप दोस्तों डेफिनेटली घूम जाएंगे। आप घूम कैसे जाएंगे, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। पहले मैं आपको इन दो लाइनों के मीनिंग बता देता हूं और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने जो अपने दिल हैं वो बेच दिए हैं। दोस्तों ये जो लाइन है, ये लाइन ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। ये एक सोनेट है, किसकी लिखी हुई, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई सोनेट है। ठीक है, इस सोनेट के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लोग जो हैं नेचर की तरफ अपना ध्यान नहीं देते हैं। अब वो कहां चले गए हैं, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ चले गए हैं। वो नेचर से कोई मतलब नहीं है उन्हें। वो नेचर जैसे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमें अच्छे से प्रोवाइड करती है, लेकिन वो आज की डेट में गाड़ी, बंगला, पैसा, एसी, इन सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने जो अपने दिल हैं वो बेच दिए हैं। और जो ये मटेरियल वर्ड है, ये जो कहा है दोस्तों, ये आज की वर्ड के लिए कहा है जो नेचर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ए सोर्डेड बून, जो ये मटेरियल वर्ड है क्या है, ए सोर्डेड बून है। सोर्डेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेकार।
इसका मतलब क्या होता है सोडेड का बेकार। और बून का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आशीर्वाद। यहां पर टू अपोजिट वर्ड्स जो हैं एक साथ रखे हुए हैं, और जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे हो तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहां पर दोस्तों ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो हमने अपने दिलों को बेच दिया है, और ये जो मटेरियल वर्ड है हमारे लिए क्या है, एक बुरा आशीर्वाद है, मतलब एक अभिशाप है। दिस सी, ये जो समुद्र है, दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, ये जो समुद्र है ये अपना सीना जो है किससे मिला देता है दोस्तों, चंद्रमा से मिला देता है। इन दो लाइनों का ये मतलब है द वर्ल्ड इज टू मच से ये लाइनें ली गई हैं, सोनेट है, 1807 में आई थी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई हैं आपको। तीसरी है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, सी इज ए फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स। देखिए दोस्तों ये लाइन जो है आप इसे देखते ही पहचान गए होंगे कि लंदन 1802 से ये लाइन ली गई है, जिसका अनोदर टाइटल दोस्तों टू मिल्टन भी है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और ये भी एक सोनेट है जो 1807 में आई थी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। ठीक, डिटेल क्या बता देता हूं दोस्तों, कि पहले तो यहां पर मिल्टन का संबोधन किया गया है। मिल्टन का एक तरह से याद करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोयम को लिख रहे हैं। यहां पर अपोस्ट्रोफी मार्क भी लगा हुआ है, तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सबसे पहली बात। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। दाव का मतलब होता है दोस्तों पोएट्री की लैंग्वेज में तुम। ये वर्ड आजकल यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन पहले उस टाइम पर वर्ड्सवर्थ के टाइम पर ये वर्ड्स यूज होते थे। ठीक है, दाव का मतलब होता है तुम, शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। मिल्टन से विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मिल्टन तुम्हें इस समय प्रेजेंट होना चाहिए था यहां पर इंग्लैंड में। क्यों होना चाहिए थे, क्योंकि इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि सी यहां पर कौन है दोस्तों, यहां पर सी है इंग्लैंड। इज ए फैन, फैन होता है दोस्तों दलदल, जो इंग्लैंड है अभी क्या हो चुका है, इज ए फैन, मतलब इंग्लैंड जो है एक दलदल हो चुका है। कैसी दलदल, ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, जैसे रुके हुए पानी में, स्टैग्नेंट होता है रुका हुआ, स्थिर, जिसमें गति ना हो, ऐसे पानी में की दलदल बन चुका है। ये जो इंग्लैंड है एक दलदल बन चुका है ऐसे पानी की, जिसमें पानी का बहाव नहीं होता है। तो मिल्टन तुम आओ, हमें मैनर्स दो, पावर दो, फ्रीडम दो, आज इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। तो लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन से ये लाइंस ली गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, योन सोलिटरी हाईलैंड लास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास। दोस्तों ये भी बहुत इजी लाइंस हैं, लेकिन एग्जाम में ये भी मल्टीपल टाइम्स दोस्तों आ चुकी हैं। ये लाइन जो ली गई है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है द सोलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और ये भी दोस्तों 1807 में आई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको टाइटल का मतलब बता देता हूं। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला। ठीक है, टाइटल का मतलब समझना बहुत जरूरी है, इसी से आपको पोयम समझ में आ जाएगी। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, और रीपर का मतलब होता है एक आदमी या फिर कोई इंसान जो फसल को काटता है। एक अकेला आदमी जो फसल को काटता है, इसका टाइटल का मतलब ये है। अब इनकी लाइन के मतलब को दोस्तों हम समझ लेते हैं। बिहोल्ड हर, बिहोल्ड का मतलब होता है दोस्तों देखना। एक लड़की है, मिल्टन जो है दोस्तों घूमने गए हुए हैं स्कॉटलैंड, वहां पे एक लड़की खेतों में, स्कॉटलैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेत हैं उन खेतों में एक लड़की है जो काम कर रही है अपने खेतों में। विलियम वर्ड्सवर्थ उसे देखते हैं गाना गाते हुए, तब ये लाइंस दोस्तों वे लिखते हैं, बिहोल्ड हर, देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, वो लड़की अकेली है। कहां पर अकेली है, अपने खेतों में बिल्कुल अकेली है। योन सोलिटरी, यहां पर देखिए अकेली है। हाईलैंड, हाईलैंड स्कॉटलैंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो खेत हैं उन जगह की बात ये बताते हैं हाईलैंड वर्ड। लास्ट का मतलब होता है दोस्तों लड़की। यहां पर इन दो लाइनों का मतलब है एक लड़की जो स्कॉटलैंड के पहाड़ी क्षेत्रों के खेत हैं उनमें अकेली है और क्या कर रही है दोस्तों, रीपिंग, वो अपनी फसलों को काट रही है, एंड सिंकिंग बाय हरसेल्फ,
और वो गाना गा रही है फसल को काटते समय। तो विलियम वर्ड्सवर्थ लोगों से कह रहे हैं स्टॉप हेयर, यहां पर रुको और जेंटली पास, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं लोगों से कि वो यहां पर रुकें और उस लड़की का गाना जो है वो सुने। ठीक है, अगर तुम गाना नहीं सुनना चाहते तो यहां से जेंटली पास हो जाओ, मतलब आराम से पास हो जाओ, ताकि ये लड़की जो गाना गा रही है उसमें इसको डिस्टर्ब ना हो और ये गाना गाती रहे। आई होप ये भी लाइंस दोस्तों आपको क्लियर हैं। अगली लाइंस हैं 5 years have passed 5 summers with the length of 5 long winters। देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत ही बेहतरीन लाइंस हैं और बहुत ही बेहतरीन पोयम से ये ली गई हैं। कौन सी पोयम से? विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी है दोस्तों जिसका नाम है टिंटन एबे। टिंटन एबे एक पोयम का नाम है जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और जो आई है 1798 में। 1798 में कब आई थी? लिरिकल बैलेड्स के अंदर आई थी टिंटन एबे। लिरिकल बैलेड्स के अंदर 23 पोयम्स हैं। 23 पोयम्स में से दोस्तों 23rd जो पोयम है, मतलब लास्ट जो पोयम है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा टिंटन एबे है। ठीक, अब मैं आपको इनका मतलब बता देता हूं दोस्तों। 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं। 5 summers, 5 गर्मियां निकल चुकी हैं। विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और जो ये 5 लंबी सर्दियां होती हैं वो 5 लंबी सर्दियां निकल चुकी हैं। क्योंकि इंग्लैंड में दोस्तों जो सर्दियां होती हैं वो लंबे समय तक होती हैं और जो समर्स होते हैं वो छोटे टाइम तक होते हैं, तो इसीलिए कहा गया है विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग। क्योंकि दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे जो है एक जगह का नाम है। पहली बार विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे में गए थे दोस्तों 1793 में, और दूसरी बार ये गए थे दोस्तों 1798 में टिंटन एबे गए थे। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों 5 साल का गैप है, इसीलिए यहां पर कहा गया है दोस्तों 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ओपनिंग लाइन ऑफ टिंटन एबे कौन सी हैं, तो दोस्तों ये जो हैं ओपनिंग लाइंस हैं टिंटन एबे की। एक ही चीज में आपके कितने सारे क्वेश्चंस दोस्तों सोल्व हो जाते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ये लाइंस जो हैं टिंटन एबे से ली गई हैं, ओपनिंग लाइन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये सोल्व हो जाता है। टिंटन एबे एक प्लेस का नाम है। पहली बार टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ गए थे दोस्तों 1793 में, दूसरी बार गए थे दोस्तों 1798 में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिरिकल बैलेड्स के अंदर टिंटन एबे को पब्लिश कराया गया था, और 23rd पोएम जो है वो टिंटन एबे ही थी लिरिकल बैलेड्स के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी दोस्तों। सारी वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in स्प्राइटली डांस। ये लाइंस दोस्तों बहुत बार एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस के लिए पूछी जाती हैं। ये लाइंस डैफोडिल्स से ली गई हैं। डैफोडिल्स का दोस्तों मैंने अभी एक लाइन और पीछे आपको बताया था, पहला ही शायद वो क्वेश्चन था। ठीक है, पहली ही स्लाइड पे मैंने आपको बताया था। इसका अनदर टाइटल क्या है? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड जो है इसका अनदर टाइटल है। ये दोस्तों 1807 में आई थी। 1807 में इतनी सारी पोएम्स आई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो डेफिनेटली इनका ये कोई वॉल्यूम होगा, कोई कलेक्शन होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। जी हाँ, 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएट्री कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। उस कलेक्शन के अंदर ये 1807 में जितनी पोएम है पब्लिश कराई गई थी। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये लाइंस डैफोडिल से ली गई हैं। अब मैं आपको इनका मतलब बताऊंगा। 10,000 saw I at a glance, यहां पे इसका मतलब है कि एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ 1802 में, कब दोस्तों? 1802 में अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे। जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे तो उन्हें डैफोडिल्स दिखे, लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स दिखी, मतलब एक कतार डैफोडिल्स की दिखी। जहां तक भी विलियम वर्ड्सवर्थ की नजर जा रही थी वहां तक उन्हें कौन दिख रहे थे? डैफोडिल्स ही दिख रहे थे। तो यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं 10,000 saw I at a glance, मैंने जहां तक मेरी नजर गई लगभग 10,000 डैफोडिल्स को मैंने एक साथ देख लिया होगा। और यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लाइन हुआ है इस्तेमाल दोस्तों इस लाइन के अंदर? हाइपरबली, जिसको हम हाइपरबोल भी कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। टोसिंग देयर हेड्स, टोसिंग मतलब जब फूल होते हैं उनकी जो मुंडी होती है बहुत ही नाजुक होती है, तब तेज हवा चलती है तो वो अपने मुंडी को कैसे हिलाते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। टोसिंग देयर हेड्स मतलब वो अपनी मुंडी को, सर को जो है वो हिला रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, जैसे कि कोई इंसान
अपनी गर्दन को हिलाते हुए डांस करता है, इसी तरह से फूल भी वो डांस कर रहे थे। आई होप ये लाइंस भी दोस्तों अच्छे से क्लियर हैं। We are selfish men, oh, raise us up, return to us again and give us manners, virtue, freedom, power। दोस्तों ये लाइन भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। ये लाइन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछ ली जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और किस वर्क से ली गई है? मिल्टन के लंदन 1802, या फिर जिसका नाम मिल्टन ने बाद में बदलकर टू मिल्टन कर दिया था। ये भी एक सोनेट है दोस्तों, 1807 में ही इसको भी पब्लिश कराया गया था। अब मैं इन 3 लाइनों का आपको दोस्तों मतलब बता देता हूं। वी जो है यहां पर इंग्लैंड के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड के लोगों के लिए कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की वी आर सेल्फिश मैन। जो इंग्लैंड के लोग हैं अब कैसे हो चुके हैं? सेल्फिश हो चुके हैं, स्वार्थी हो चुके हैं। ओ मिल्टन, यहां पे मिल्टन से कहते हैं मिल्टन, रेज अस अप, आओ हमारे पास और हमें इन सेल्फिशनेस ने, इन बेकार की चीजों से बाहर निकालो। रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास आप वापस आ जाओ, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी नीड है। यहाँ के लोग जो हैं सेल्फिश हो चुके हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। हमें आओ इन सारी बेकार की चीजों में जो हम पढ़ गए हैं उनसे हमें वापस खींच लो, निकाल लो। एंड गिव अस मैनर्स, हमें क्या दो? मैनर्स दो, जीने के तरीके हमें दो। वर्च्यू दो, अच्छाई दो। फ्रीडम दो, हम फ्रीडम का मतलब है जीने की आजादी दो। पावर दो, हमें अच्छी ऐसी पावर दो जो लोगों की हम हेल्प करें। ठीक, ये लाइंस भी आपको समझ में आ गई होंगी। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव हर। दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे एक नेचर पोएट थे। इनको प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ये नेचर के लिए ही इन्होंने अपना सारा वो जीवन जो है डेडिकेट कर दिया था दोस्तों, नेचर के लिए ही ये लिखते थे। तो ये दोस्तों 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स लिखी थी दोस्तों, इन्होंने रोमांटिक एज भी लॉन्च की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये लाइंस जो हैं दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। कई बार नहीं, आप कभी भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के देखिए, जो भी लाइंस मैंने सेलेक्ट की हैं वो लाइंस कई बार रिपीट कर करके पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। और जब तक लाइंस का आपको मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक, तो दोस्तों ये लाइंस जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे से ली गई हैं। टिंटन एबे की दोस्तों मैं सारी डिटेल आपको पहले ही दे चुका हूं, जब एक कोटेशन और आई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे से। तो नेचर जो है, नेचर के बारे में ही दोस्तों लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये नेचर को जो है एक लिविंग पर्सनैलिटी की तरह डील करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। नेचर नेवर डिड बेट्रे, इसका मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। यदि आपको इसका मतलब पता नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब होता है धोखा देना, चीट करना किसी को। जो नेचर है वो कभी भी किसी को चीट नहीं करती, धोखा नहीं देती। द हार्ट मतलब उन लोगों को जो लोग नेचर को प्यार करते हैं। जो लोग नेचर को प्यार करते हैं, नेचर उन्हें कभी भी धोखा नहीं देती। ये लाइंस टिंटन एबे से दोस्तों ली गई हैं। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flush upon that inward eye which is the bliss of solitude। ये लाइंस दोस्तों कहां से ली गई हैं? डैफोडिल्स से ली गई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को लिखा था। डैफोडिल्स की मैं 2 कोटेशन और मैं आपको बता चुका हूं। यहां से दोस्तों ये अक्सर जो लाइन है दे फ्लश अपॉन दैट इनवर्ड आई, ये लाइन जो है एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगर मान लो एग्जामिनर ने यही लाइन बीच में डाल दी या फिर इस लाइन को पूछा ही नहीं, यहां से पूछ लिया उसने, तो आप कैसे आंसर करेंगे उसका? ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स जो हैं जिनको देखता है उनको देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत खुश होते हैं। डैफोडिल्स क्या होता है? फूल होता है दोस्तों। ठीक, डैफोडिल्स को देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत खुश होते हैं। जो लेक डिस्ट्रिक्ट में वो डैफोडिल्स देखते हैं अपनी बहन के साथ, उन डैफोडिल्स को देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ इतने ज्यादा खुश होते हैं कि कभी भी वो दुखी होते तो क्या, देखिए यहां पर लाइंस में आपको पता चलेगा। फॉर ऑफ्ट, यहां पर ऑफ्ट का मतलब है दोस्तों ऑफन, मतलब कि अक्सर, जब भी कभी। व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, जब भी मैं कभी अकेला अपने काउच पर, काउच क्या होता है दोस्तों? सोफे पर बैठता हूं, ठीक है, या लेटता हूं। इन वेकेंट, खाली समय में। और इन पेंसिव मूड, या फिर मेरा मूड खराब होता है या फिर मैं दुखी होता हूं। जब भी कभी मैं अपने काउच पर बैठता हूं, जब अकेला होता हूं या फिर मेरा मूड जो है
खराब होता है, परेशान मैं रहता हूं, तब मैं बैठता हूं काउच पर। दे फ्लश अपॉन दैट इनवर्ड आई, जब भी दे यहां पर यूज हुआ है दोस्तों डैफोडिल्स का, और मैं अपनी आंखें जो है बंद कर देता हूं, दे फ्लश वो अपॉन, वो आते हैं मेरी आंखों के अंदर ही, जैसा दृश्य मैंने 1802 में देखा था डोरथी के साथ। जब भी आज भी मैं कभी परेशान होता हूं या अकेला होता हूं तो मैं अपनी आंखें ही बंद करता हूं और उन डैफोडिल्स, वो जो डैफोडिल्स हैं मेरी आंख में आ जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ, ब्लिस होता है दोस्तों आनंद, ऑफ सोलिट्यूड, जो कि मेरे आनंद बन जाता है मेरे उस अकेलेपन का, मेरे पेंसिव मूड में भी, मेरे खाली समय में भी वो आकर मुझे इतना खुश कर देते हैं, बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं, और मैं डैफोडिल्स की उस खुशी में शामिल हो जाता हूं। ग्रेट गॉड आई वुड रदर बी ए पैगन सक्ल्ड इन ए क्रीड आउट वॉर्म। ये लाइंस दोस्तों वर्ल्ड इज टू मच से ली गई हैं, बहुत ही अच्छी लाइंस हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। देखिए दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ परेशान हैं लोगों से, क्योंकि लोग जो है नेचर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ध्यान देते हैं। सारा दिमाग उन्होंने खर्च करने में, कमाने में लगा दिया है। पहले लोग कमाते हैं, फिर उन्हें खर्च करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो नेचर के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं भगवान से, ग्रेट गॉड, ए महान भगवान, आई वुड रदर बी ए पैगन। पैगन क्या होता है? पैगन होता है दोस्तों एक ऐसा पुजारी जो किसी ऐसी चीज की पूजा करता हो जो बिल्कुल पुराने समय में पूजी जाती थी। जो यहां पर क्रीड का मतलब है ऐसा धर्म जो बिल्कुल आउटवोम का मतलब होता है दोस्तों आउटडेटेड हो चुका है। एक ऐसा धर्म की पूजा करना चाहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो बिल्कुल आउटडेट हो चुका है, जिसको लोग अब बिल्कुल भी नहीं पूजना चाहते, ठीक है। इनमें कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की आई वुड रदर बी ए पैगन, मैं अभी भी नेचर की पूजा करना चाहूंगा। लोग क्या करते हैं दोस्तों आज की डेट में, चर्च में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं वो कहते हैं कि हमें नेचर की ही पूजा करनी चाहिए, नेचर से ही तो हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो लोग जो चर्च में जाते हैं मैं वो बनना पसंद नहीं करूंगा, मैं पैगन बनना पसंद करूंगा। पैगन एक ऐसा पुजारी होता है जो ऐसे धर्म को पूजता है जो अब जिस धर्म को अब कोई नहीं पूजता, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पर नेचर का पुजारी बनने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्थ अपार्ट, दाउ हैडेस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवंस मैजेस्टिक फ्री। यहां पर ये लाइंस दोस्तों लंदन 1802 से ली गई हैं, जिसका नाम टू मिल्टन भी है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं दाय साउल, यहां पर ये दाय जो है मिल्टन के लिए कहा गया है। मिल्टन को कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की तुम्हारी जो सोल का मतलब है दोस्तों आत्मा जो थी वो एक स्टार की तरह थी जो चमकती रहती थी, अब लेकिन वो क्या हो गई है, ड्वेल्थ अपार्ट, जुदा हो गई है। दाउ हैडेस्ट ए वॉइस हु साउंड वाज लाइक द सी। दोस्तों यहां पर वॉइस का इस्तेमाल जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है वो मिल्टन के वर्क्स के लिए किया है। वो कहते हैं कि तुम्हारे वर्क ऐसे थे जो समुद्र पार जाकर भी अपना परचम, अपनी प्रसिद्धि, अपना जो ज्ञान था वो फैलाते थे। प्योर एज द नेक, वो इतने प्योर थे जैसा कि क्या होता है दोस्तों हेवन होता है, नेक्ड हेवन होता है, ऐसे प्योर थे। मैजेस्टिक, प्रभावशाली थे तुम्हारे वर्क, और फ्री, बिल्कुल आजादी के साथ तुमने लिखे थे। यहां तक दोस्तों अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। ये लाइन्स दोस्तों द सोलिटरी रीपर से ली गई हैं बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो लाइन है दोस्तों सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन्स हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मतलब कि जो सोलिटरी रीपर है एक लड़की जो गाना गा रही थी, पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ उसके गाने को सुनते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं वो भी वहां पर रुके और उस लड़की का गाना सुने। लेकिन जब पोएम का अंत आता है तो विलियम वर्ड्सवर्थ वहां से चलते हैं आगे, तब वो ये लाइन बोलते हैं द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर। ऐसा लगता है जो ये म्यूजिक लड़की ने जो गाना गाया था वो मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं उसे अभी भी ऐसे ही फील कर सकता हूं जैसा वो लड़की गा रही थी। लॉन्ग आफ्टर इट, लेकिन जब ये ऐसा सोच रहे हैं जो कवि हैं वो इस समय जो है बहुत समय बाद ऐसा सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैंने उस गाने को सुना और मैं आगे बढ़ा तो मैं उस गाने को सुन सकता था, लेकिन अब जो है काफी समय बीत चुका है, वाज हर्ड नो मोर, अब मैं उस गाने को उस तरह से फील नहीं कर पाता जैसा कि मैंने उस समय उस गाने को फील किया था।
तो दोस्तों यहां पर मैंने इस वीडियो को फिनिश कर दिया है। ये सारी की सारी जो लाइंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।